हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। ये जो चैप्टर है ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका यूपीएससी 2024 का एग्जाम है, मतलब 2024 का एग्जाम है 25, ठीक है, 25 का एग्जाम है। उसमें हम लोग क्या करें कि 25 मई को जो आपका एग्जाम है उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बुक पर हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो करते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो बुक पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको हम कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारियां दे देते हैं कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है और किस कारण होती है, तो वो सारी बातें जानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जर्नी को देखना होगा, यानी जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे भारत में आती है, रूल करती है, वो सारी बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि आपको पता होगा कि हमारे 1700 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, हमारे यहाँ भारत में मुगल्स का डिक्लाइन होता है और मुगल के डिक्लाइन के बाद हमारे यहाँ भारत पर किसका रूल हो जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हो जाता है। और पता होगा कि आपके 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है। उस 1857 के विद्रोह के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ भारत में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। जिन्होंने भी आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा होगा तो थोड़ा सा उन्हें पता होगा कि हमारे 1858 के भारत शासन अधिनियम के क्या क्या प्रोविजन थे, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ भारत में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है तो उस समय पे हमारी जो ब्रिटेन की महारानी थी उन्होंने क्या कहा था कि अब हम भारतीयों को क्या करेंगे, उनके कुछ अधिकारों को देंगे। लेकिन होता उल्टा है। हम लोग ऐसे कानून देखते हैं जैसे आपका इल्बर्ट बिल हो गया, रॉलेट एक्ट हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया। ये सारे ऐसे कानून बनकर आते हैं जो कि क्या थे, हमारे भारतीयों के खिलाफ थे। तो अब और हम लोग साथ ही में क्या देखते हैं कि हमारे भारत में ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म का ओरिजिन होता है जो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक वर्ग के हित की बात करी थी। जैसे आपके बॉम्बे में हम लोग देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी संस्थाएं बनती है, मद्रास में बनती है, आपके बहुत से ऐसे भारत के राज्यों में जगहों में बनती है। तो इस छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ने भी क्या किया, हमारे भारत के लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना प्रचार, मतलब राष्ट्रीयता के भावना को प्रचार प्रसार करने में क्या किया, मदद किया। और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि अब भारतीय ऐसा चाह रहे थे कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारे सामने कोई एक ऐसा संगठन है जो कि क्या करे, भारत के आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों को क्या करे, ब्रिटिशर्स के सामने हम लोग रख सके। और वही होता है आपका 1885 में आपके 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। तो हम आपको बता दें कि जब आपके 1885 में, अभी हम बुक पर आएंगे लेकिन थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें आपको बता दे रही हूँ कि 1885 में क्या होता है, हमारे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। जब हम लोग कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग कांग्रेस के 3 चरण को देखेंगे। एक इसके हम लोग उदारवादी चरण को देखेंगे जो कि आज हमारा चैप्टर है, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण को देखेंगे और जो हमारा सेकंड फेज होगा, सेकंड फेज क्या होगा, हमारा उग्र राष्ट्रवादी चरण। ये सारे चरण क्या थे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादी चरण। और जो हमारा थर्ड फेज होगा वह क्या होगा, आपका हो जाएगा गांधीयन इरा, यानी गांधी युग, ठीक है, गांधी युग। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा उदारवादी चरण है यह आपका कब से कब तक चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। तो जो आपका उदारवादी चरण है यह 1885 से लेके हमारे 1905 तक चलता है। और जो हमारा उग्र राष्ट्रवादी चरण है यह आपका 1905 से लेके आपके 1915 तक चलता है। और जो हमारा गांधीयन एरा है यह आपके 1915 से लेके आपके 1947 यानी जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता उसके समय तक चलता है। तो अब थोड़ा सा इसके हम लोग उदारवादी चरण क्या होता है, उग्र राष्ट्रवादी चरण क्या होता है, गांधीयन एरा क्या होता है, उसको समझ के फिर आपके स्पेक्ट्रम बुक पर आ जाएंगे, ठीक है।
तो हमने आपको बताया कि हमें कांग्रेस के स्थापना के बाद इसके 3 चरण को देखना है, जिसमें से पहला चरण है उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में क्या हुआ था, तो देखिए उदारवादी चरण के हमारे जो भी लीडर्स थे, यानी जो नेता थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे भारत पर ब्रिटिश रूल ना करे, वो चाहते थे कि हमारे भारत पर ब्रिटिश रूल करे, लेकिन भारतीयों को उनके आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी अधिकारों को देते हुए। तो फाइनली जो हमारे उदारवादी चरण के लीडर्स थे, उनकी जो लड़ाई थी वह हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, किस लिए थी, तो प्रशासनिक सुधार के लिए ये क्या करते थे, मांग करते थे। और इसके लिए यह क्या करते थे, समय समय पर पत्र पत्रिकाओं और याचिकाओं का सहारा लेते थे और ब्रिटिशर्स के सामने क्या करते थे, अपने मांगों को रखते थे। लेकिन होता क्या था कि कभी कभी इनके मांग को, मतलब इनके मांग को यानी डिमांड्स को माना जाता था और कभी कभी नहीं भी माना जाता था। तो अब हमारे उग्र राष्ट्रवादी चरण के लीडर्स कौन थे, तो क्या ये एकदम अचानक से आ जाते हैं, तो नहीं। ये जो हमारे उग्र राष्ट्रवादी चरण के लीडर्स थे, यह आपके उदारवादी चरण में ही, मतलब इसी चरण में से थे, उदारवादी चरण में से ही थे, जिनका कहना था कि हम लोग ब्रिटिशर्स से अपने अधिकार मांग ही क्यों रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते, मतलब भारत से निकाल नहीं क्यों नहीं देते। और इनका कहना था कि आप पत्र पत्रिकाओं और याचिकाओं का सहारा छोड़कर आप क्या कीजिए, जन समुदाय बनाइए, यानी लोगों को अपने से जोड़िए और एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाइए। लेकिन इनका कहना था कि अभी उचित समय नहीं है, भारत के लोग अभी प्रिपेयर नहीं हुए हैं किसी आंदोलन को लीड करने के लिए, हम अपने स्तर पर क्या करेंगे, लोगों के बातों को ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। तो लेकिन अब ये उग्र राष्ट्रवादी चरण के लीडर्स अपना चल ही रहे थे। फिर एक समय आता है आपके 1905 का स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है, तो हमारे जो उदारवादी चरण के लीडर्स थे, उनका कहना था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है, यह केवल बंगाल तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन हमारे जो उग्र राष्ट्रवादी चरण के लीडर्स थे, इनका कहना था कि नहीं, जो स्वदेशी आंदोलन जो है हमारा, इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए, केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और यही समय आता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या होते हैं, आपके उदारवादी चरण के लीडर और आपके उग्र राष्ट्रवादी चरण के लीडर क्या होते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, यह एक होते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री आगे की है, उसे बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने गांधीयन एरा पे, यानी गांधी जी का नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे गांधी जी का ज्यादा योगदान होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में पहले ही आपने देखा कि किस तरह से वहां पे नस्लवादी भावनाओं को दूर करने के लिए सत्याग्रह, अहिंसा, यानी अहिंसा उन्होंने चलाया था। तो जो हमारे गांधी जी थे, वो पहले से ही सत्याग्रह और अहिंसा का क्या कर चुके थे, प्रैक्टिस कर चुके थे। लेकिन जैसे वो भारत में एंट्री करते हैं, तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे सी राजगोपालाचारी, वो कहते हैं कि तुम जाते ही इंडिया में पॉलिटिक्स में एंट्री मत करना, पहले वहां के लोगों से क्या करना, अपने मतलब समन्वय स्थापित करना, लोगों की समस्याओं को समझना और लोगों से क्या करना, अपने आप को कनेक्ट करना, जो कि ये दोनों नहीं कर पाए हैं। तो आपने देखा कि हमारे 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है भारत में, 1916 में उन्होंने अपने देश का भ्रमण किया और 1917 से वह क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह किया, और फिर 1920 से 22 में वह क्या करते हैं, अपने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते हुए वह असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। वहीं से वह क्या करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को लीड करने लगते हैं। तो ये आपने क्या देखा, उदारवादी चरण को देख लिया, उग्र राष्ट्रवादी चरण को देख लिया, गांधीयन एरा को देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्पेक्ट्रम बुक पर। आपके स्पेक्ट्रम बुक में जो भी बातें लिखी गई है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की स्थापना आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा, अब हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के छठे दशक में, यानी 1960 के आसपास में, ठीक है। तो 1960 नहीं, सॉरी 1860, 1885 में होता है ना। तो देखो क्या कर रहा है कि 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। यानी 19वीं शताब्दी जब कहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका 1800 से लेके आपका
1900, यानी जो भी शताब्दी कहता है उससे क्या करना है आपको 100 साल पीछे जाना है। तो 1860 के दशक में क्या कर रहे थे जो हमारे देश के जितने भी हमारे राजनीतिक लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, अपने मन में एक विचार लाया था कि हमारे यहाँ भारत में एक ऐसा अखिल मतलब ऑल इंडिया लेवल पर क्या करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, किंतु इस विचार को मूर्ति एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसके जाता है, हमारे सेवानिवृत्त यानी जो हमारे रिटायर हो चुके थे अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को। यानी हमारे भारत के लोग तो अभी सोच ही रहे थे कि हमें एक ऑल इंडिया लेवल पर क्या करना चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं रहे थे। तो उनके विचार को साकार कौन दे देते हैं, तो हमारे जो एक ब्रिटेन के एक रिटायर ऑफिसर थे, मतलब अधिकारी थे, जिनका नाम क्या था, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया कि जो भी लोग ऐसा संगठन बनाना चाहते थे उन लोगों से इन्होंने मिला, और 1883 में वो क्या करते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। और फिर 1884 में आपका क्या होता है, 1884 में वो मिलते हैं, मतलब 1883 में सभी ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने सोचा था कि ऐसा संगठन बनाना चाहिए। फिर अब क्या 1884 में क्या होता है, तो देखिए 1884 में क्या होता है, 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था बनाई गई। उस संस्था का नाम क्या था, उस संस्था का नाम था आपका इंडियन नेशनल यूनियन। यानी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं होती, किसकी होती है, तो हमारे इंडियन नेशनल यूनियन कब होती है, तो 1884 में होती है। तो 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, हो गई, ठीक है। और फिर इसी यूनियन को क्या कर दिया जाता है, आपके बॉम्बे में 1885 में क्या कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बदल दिया जाता है, मतलब यहीं पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोल दिया जाता है। यानी हमने क्या कहा कि 1883 में जो हमारे ए.ओ. ह्यूम थे उन सभी लोगों से उन्होंने मिला जो लोग ऐसा संगठन बनाना चाहते थे। और फिर 1884 में क्या होता है, आपके यहाँ पे एक इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना होती है। और फिर जो हमारा 1885 में जो कि अगला हमारा जो मीटिंग होने वाला था वो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण यह मीटिंग कहाँ होता है, आपके बॉम्बे में होता है। और बॉम्बे में ही क्या होता है, 1885 में इस इंडियन नेशनल यूनियन को हम लोग क्या कर देते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस के नाम, मतलब उसके नाम को रिप्लेस कर देते हैं, किस नाम से रख देते हैं, तो अखिल भारतीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में क्या होती है, आपके कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो यहाँ पे आपके कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ए.ओ. ह्यूम के अतिरिक्त, यानी ए.ओ. ह्यूम ने तो हमारे कांग्रेस की स्थापना करने में बहुत मदद की, उसके अतिरिक्त हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख क्या थे, वास्तुविद माने जाते हैं। यानी ए.ओ. ह्यूम के अलावा कौन कौन थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। थोड़ा सा इनके नाम को याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आपके आनंद मोहन बोस थे, और कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है अगला बात कि जब 1885 में हमारे कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसकी पहली अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारे भूमेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो उस समय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और उस समय पे कितने लोगों ने भाग लिया था, तो आपके 72 लोगों ने क्या किया था, उस कांग्रेस में भाग लिया था। तो ये हो गया आपके कांग्रेस की स्थापना। अब हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना होती है तो हमने कहा कि इसके पहले चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। तो उदारवादी चरण के ऐसे कौन कौन से फेमस लीडर हैं जिनके नाम को थोड़ा सा यहाँ पे आपके बुक में दिया है, उसको देख लेते हैं। तो देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की। इनमें से प्रमुख कौन कौन है, तो कौन कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी हैं, आपके दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किया था। फिर कौन आ जाते हैं, आपके बदरुद्दीन तैयबाजी आ जाते हैं, तैयबाजी। फिरोज शाह मेहता आ जाते हैं। फिर कौन आ जाते हैं, आपके पी आनंद चालू, चालू आलू, ऐसे याद कर लेना। ऐसे याद तो करना नहीं है, बस आपको देखना है कि एक बार आइडिया मिल जाए कि हाँ ये जो लीडर्स थे हमारे ये क्या थे, तो आपके उदारवादी चरण के क्या थे, लीडर्स थे। ज्यादा नाम को याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखना है। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, आपके
गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। तो इन तीनों को, और हमारे बदरुद्दीन तैयबाजी हो गए और फिरोज शाह मेहता हो गए, इनके नाम को क्या करना है, आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। अगर आप लोग लर्न नहीं भी करना चाहते तो अगर आप लोग रिवीजन करते हो बार बार किसी टॉपिक का, तो वो खुद पे खुद क्या हो जाती है, लर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे दादा भाई नौरोजी, आपके बदरुद्दीन तैयबाजी, फिरोज शाह मेहता, और आपके कौन आ जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या थे, हमारे कांग्रेस के उदारवादी चरण के क्या थे, लीडर्स थे। तो यहाँ तक तो हमने क्या देख लिया, कांग्रेस के उदारवादी चरण के लीडर्स को देख लिया। अब हमें देखना है, एक मिनट, तो अब आपसे बुक में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो क्या ये केवल पुरुषों का संगठन था, तो नहीं, इसमें थी एक महिला जिन्होंने पहली बार क्या किया था, आपके कांग्रेस को, मतलब उसकी क्या किया था, उसको संबोधित किया था। तो वो महिला कौन सी थी, तो आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने हमारे 1890 में क्या किया था, प्रथम बार आपके कांग्रेस को क्या किया था, संबोधित किया था। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला कहाँ, कौन थी या किस विद्यालय से थी, तो आपके कोलकाता विश्वविद्यालय, और आपके महिला का नाम क्या था, तो कादम्बनी गांगुली। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, आपका एक टॉपिक है, क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी। वो हमारा टॉपिक कहाँ है, मैं अभी देख रही हूँ। हाँ देखिए, तो आपके बुक में एक दिया है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं। तो आपके बुक में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या होता है, सेफ्टी वॉल का मतलब होता है एक प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करना। तो कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि जो हमारी कांग्रेस थी वह तो भारतीयों की संगठन थी, तो इसमें क्या जरूरी था कि हमने ए.ओ. ह्यूम को क्या किया, शामिल किया, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम कौन थे, तो आपके ब्रिटिश अधिकारी थे। इस सेफ्टी वॉल को देखना है, थोड़ा सा आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए। तो ये जो आपकी बात आपसे पूछी गई है सेफ्टी वॉल, तो इसको लेकर हमारे इतिहासकारों ने अपना अपना राय दिया है। तो दो इतिहासकारों की राय को बस समझेंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि चूंकि हमारे 1857 में क्या हुआ था, बहुत बड़ा भारत में विद्रोह हुआ था, तो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वह 1857 के विद्रोह से डर गए थे, और उन्होंने ए.ओ. ह्यूम को खुद यह उत्तरदायित्व सौंपा कि जाइए आप कोई एक ऐसा संगठन बनाइए जो लोगों की भावनाओं को उजागर करने का क्या हो, माध्यम हो। लोग अपनी भावनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे, जिस कारण क्या कर दे रहे हैं, वह विद्रोह कर दे रहे हैं। और आपको कहना होगा भारत के लोगों से कि आपको विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, हम आपके मांगों को क्या करेंगे, कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिशर्स के सामने रखेंगे। तो ये क्या हो जाती है, आपके कुछ हिस्टोरियन का बात हो जाता है। लेकिन जो हमारे और कुछ हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरियन थे, उनका कहना था कि नहीं, चूंकि जो हमारी कांग्रेस है वह हमारे भारत के लोगों के आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों को मांग करने वाली थी, तो इसलिए हमने ए.ओ. ह्यूम को, मतलब हमने इसलिए शामिल किया कि यह संगठन बनने से पहले ही समाप्त न हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, ए.ओ. ह्यूम को शामिल किया। यानी अगर हम लोग किसी ब्रिटिश अधिकारी को शामिल नहीं करते और ऐसा कोई संगठन बनाते, तो क्या पता जो हमारे अंग्रेज थे वह हमारे संगठन बनने से पहले ही उसे समाप्त कर देते। और अगर हमने ए.ओ. ह्यूम को शामिल कर लिया तो अंग्रेज क्या थे, निश्चिंत थे कि चलो हमारा ही एक अधिकारी है, आदमी है जो कि इस संगठन में बैठा है। तो कुछ हिस्टोरियन का ये बात करना है। तो ये आपको क्या हो गया, सेफ्टी वॉल की अवधारणा समझ में आ गई कि सेफ्टी वॉल की अवधारणा क्या थी। अब हमें देखना है कि जो हमारे प्रथम चरण के जो हमारे लीडर्स थे, यानी हमारे प्रारंभिक चरण में हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी नेता थे, उनका उद्देश्य क्या था, तो थोड़ा सा उनके उद्देश्यों को देखना है कि जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये सारे लीडर्स हमारे देश के लिए क्या मांग करते थे। ठीक है, तो इनका पहला उद्देश्य क्या था, देखिए, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। यानी इनका कहना था कि लोगों को जोड़ते हुए क्या करना है, हमें लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना है, जो कि इन्होंने किया नहीं था। फिर इनका सेकंड क्या हो जाता है कि भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा उन्हें क्या करना, राजनीतिक शिक्षा देना। यानी भारतीयों को बताना है कि राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, यह क्या है, आपका एक तरह का अधिकार है। तो यह किसको बताना है,
इनका कहना है भारतीयों को बताना है कि भारतीय कहीं बोल रहे हैं तो अंग्रेज उन्हें मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, उनको अपने विचारों को व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि यह क्या है, एक तरह का पॉलिटिकल राइट है, ये यानी राजनीतिक अधिकारों से उन्हें क्या कराना है, परिचित कराना है। फिर हमारा थर्ड क्या है, इनका उद्देश्य, इनका कहना था कि हमारे आंदोलन के लिए क्या किया जाए, मुख्यालय की स्थापना किया जाए। जैसे इन्होंने कहा कि एक हेड क्वार्टर बनाया जाए और जब भी हम लोग कोई आंदोलन करेंगे तो वहां पे सभी लीडर्स क्या होंगे, एक साथ में इकट्ठा हो सकेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के विभिन्न भागों, राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। यानी हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, ताकि हम लोग सभी एक साथ मिलकर क्या कर सके, ब्रिटिशर से लड़ सके। तो इनका ये उद्देश्य था। फिर इनका और उद्देश्य क्या आता है, अगला उद्देश्य क्या था, इन्होंने ओ माय गॉड, देखिए फिर इनका पांचवा उद्देश्य क्या था कि उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन, यानी जो ब्रिटिशर्स हमारे भारत में रूल कर रहे थे उनके विरोध में क्या करना है, लोगों के बीच में क्या करना है, विरोध की भावना को जगाना है कि ये अच्छे नहीं है, ये हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो इनका ये भी उद्देश्य था। फिर इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य अगला जो आता है वह क्या आता है कि एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को क्या करना, एकमत करना। आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लीडर्स है, वह कुछ काम कर रहे हैं तो भारत के कुछ लोगों को क्या करना चाहिए कि उनको हम लोग क्या करें, फाइनेंशियल हेल्प करें, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से क्या करना है, उनको मदद करना है। फिर हमारा अगला बात क्या आता है कि हमारे लोगों के, यानी जो हमारे भारत के लोग हैं, तो लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता, प्रांतीयता का मतलब क्या होता है, उस समय भारत के राज्य को प्रांत बोला जाता था, ठीक है। तो वही बात आपको बोला गया है कि लोगों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनको क्या करना है, राष्ट्र मतलब राष्ट्रव्यापी उनमें भावना जगाना है कि हमें बस अपने जाति, धर्म और आपके राज्य, यानी हमारे यहाँ पे बहुत से होते हैं कि तुम तो बंगाल से आए हो, तुम तो यूपी से आए हो, तुम तो महाराष्ट्र को हो, तुम तो तमिलनाडु से हो, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे भेदभाव होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जाति, धर्म और प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर हमें एक अपने अंदर राष्ट्र की भावना रखना चाहिए कि हम सभी क्या है, इंडियंस है, भारतीय है, ठीक है। ना कि तुम यूपी के हो तो ऐसा, तुम बिहार के हो तो बिहारी, तुम महाराष्ट्र को तो मराठी हो गए, ऐसा नहीं करना है। सभी के मन में एक भाव रखना चाहिए, क्या कि हम इंडियंस हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, इनका उद्देश्य हो गया। तो आपको उद्देश्य पता चल गया कि इनका उद्देश्य क्या था। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलते हैं। एक मिनट, अब हमें देखना था कि अब आपके बुक में जो अगला टॉपिक दिया है वह क्या दिया है कि उदारवादी उपागम। उपागम का मतलब क्या होता है, अप्रोच, यानी उदारवादियों का उपागम कैसा था, वो अप्रोच कैसा था। ये हमारे स्लाइड में आया है कि नहीं, मैं देख रही हूँ। देखिए आपके इसमें तो नहीं आया, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, खुद बता दे रहे हैं आपको। जो आपका अगला टॉपिक है वह क्या है, आपके स्पेक्ट्रम बुक में दिया है, यहाँ पे आप लोग एक बार बुक लेके खुद बैठा कीजिए। आपका अगला टॉपिक है उदारवादी उपागम, यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य को पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उदारवादी उपागम, यानी हमारे जो उदारवादी चरण के जो भी हमारे लीडर्स थे उनका अप्रोच कैसा था, वह कैसे काम करना चाहते थे। तो जो आपके उदारवादी चरण के जो भी हमारे लीडर्स थे वह क्या चाहते थे कि हमारे जो भारत में ब्रिटिश कानून बना है, तो हम लोग ब्रिटिश कानून के दायरे में रहकर ही क्या करेंगे,
एवं संवैधानिक तरीके से क्या करेंगे, अपने कार्य को करेंगे। यानी उनका कहना था कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि क्या हो सके, हमारे भारत में जो ब्रिटिश लॉ बना है उनका विरोध कर सके। तो वही आपके बुक में कहा है कि उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर में थे। यानी वह कानून के दायरे में रहकर ही क्या करना चाहते थे, अपना काम करना चाहते थे। लेकिन जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वह तो हमारे पे शोषण करने आए थे, और जब हम लोग कानून के दायरे में रह के कुछ भी करते तो कहाँ वो सुनने वाले थे। ठीक है, तो फिर आपका अगला मतलब टॉपिक क्या कहता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी इन्होंने जो सोचा था कि हमें अहिंसक एवं संवैधानिक तरीके से अपने कार्य को करना है, तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने दो मतलब कि प्रकार की नीतियों को अपनाया। वो नीति कौन सा था, तो पहला था आपका भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करना। इन्होंने पहली बात क्या कहा कि जो भारत के लोग हैं उनमें क्या करना है, हमें राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत करना है। और दूसरा क्या करना है, भारतीयों को राजनीतिक एवं मतलब राजनीतिक मुद्दों पर क्या करना है, उन्हें शिक्षित करना है। तथा इन्होंने क्या कहा कि एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारतीयों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। यानी इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ब्रिटिश जो सरकार है वहां पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, जनमत तैयार करेंगे और उन लोगों को क्या करेंगे, अपने साथ में करेंगे। तो इनका बस ऐसा कहना था। अब हम लोग आ जाते हैं आपके अगले टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट है कि आखिर हमारे उदारवादी राष्ट्रवादी चरण के जो भी हमारे लीडर्स थे उनका योगदान क्या रहा है। ठीक है, तो उनके अगर हम लोग योगदान की बात करते हैं तो यहाँ पे अब हम लोगों को यही समझना है। तो योगदान की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके एक बहुत ही फेमस लीडर्स थे जिनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, आपके एक निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निकास सिद्धांत क्या होता है, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की उन्होंने क्या किया था, आलोचना किया था। तो पहले उन्होंने क्या कहा, अनेक उदारवादी नेता जैसे आपके दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, आपके निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निकास सिद्धांत क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो उनका कहना था कि हमारे भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जा रहा है। यानी जो हमारे भारत में जो भी हमारे जो रॉ मटेरियल है जो कि क्या कर सकते थे, भारत के उद्योगों को विकास करने में मदद कर सकते थे। तो हमारे भारत में जितने भी क्या है, आपके यहाँ पे भारत में रॉ मटेरियल है उन सभी का क्या किया जा रहा है, तो हमारे ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है। यानी ब्रिटेन में उसको बेच दिया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है, तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जा रहा है। वह भारत की क्या थी, खुली लूट है। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात, मतलब भारत से कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जा रहा है। यानी जो हमारे यहाँ पे कच्चे संसाधन थे, रॉ मटेरियल थे, उनका ब्रिटेन में उनको भर भर के ले जाया जा रहा है। और ब्रिटेन से हमारे बने तैयार माल को भारतीय बाजारों में क्या कर दिया जा रहा है, भर दिया जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे भारत के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वो भी क्या हो रहे थे, जो अभी पनपना स्टार्ट किए थे वो भी क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इन्होंने पहला क्या कहा, आपके आर्थिक नीतियों की आलोचना की। एक मिनट, तो ये बात आपको समझ में आ गया। आर्थिक नीति यानी इनका पहला योगदान क्या था, तो आर्थिक नीतियों की इन्होंने क्या किया, आलोचना किया। अब हम लोग देख लेते हैं इनका जो अगला योगदान था। तो देखिए अभी इसी में और आपका बात कह रहा है कि और जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कहा कि जो हमारे भारत की गरीबी है और जो हमारा आर्थिक पिछड़ापन है उनका जो मेन कारण है वह क्या है, ये ब्रिटिशर्स अधिकारी है। और उन्होंने यह भी बात बताया कि हमारे भारत में जो भी हमारे ब्रिटिश अधिकारी जो कि पदों पर क्या है, मतलब कि पदों पर बैठे हैं, तो वह क्या करे कि भारत का एक काफी धन का बड़ा हिस्सा क्या करे, ब्रिटेन भेज रहे हैं। यानी ब्रिटेन का कोई आदमी आके भारत में क्या है, ऑफिसर बना है, तो वो फाइनली तो अपना पैसा कहाँ भेज रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, तो वो पैसा अपने ब्रिटेन में अपने घर वालों के पास ही भेजेगा ना। तो इन्होंने यह भी बात बताया। और इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि हमारे भारत के गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण कौन है, तो ये ब्रिटिशर्स है, यानी उपनिवेशी शासक है। ठीक है,
तो इन्हीं के विचारों से प्रभावित होके जो हमारे अन्य लीडर्स थे जो कि उदारवादी चरण के थे, उन्होंने क्या कहा, तो देखिए इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से हमारे सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। यानी जो अब हमारे उदारवादी चरण के लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, भारत की गरीबी को दूर करना है। कैसे करना है, तो उन्होंने दो उपाय सुझाया। पहला उपाय क्या था, इन्होंने पहला उपाय बताया, पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। यानी इन्होंने कहा कि भारत में आप आधुनिक उद्योगों का क्या कीजिए, तेजी से विकास कीजिए, तथा संरक्षण एवं मतलब जब आप विकास करें तो उसे थोड़ा सा संरक्षण भी दीजिए, नहीं तो वो तो क्या होगा, विकसित ही नहीं कर पाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि आपके जो हमारे भारत में उद्योग है कैसे पनपेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे स्वदेशी वस्तुओं का मतलब कि उसका प्रयोग करना होगा, और जो हमारे विदेशी वस्तु है उनका क्या करना होगा, बहिष्कार करना होगा, यानी बाइकआउट करना होगा। तो इन्होंने ये बात कहा। फिर इन्होंने क्या कहा, इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या कहा, आपके भू राजस्व में कमी, यानी जो हमारे टैक्स होते हैं, देखिए इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने के लिए बोला, और हमारे नमक कर का उन्मूलन, यानी नमक ऐसी चीज है जो कि सभी आम परिवार के लिए क्या है, जरूरी है। तो नमक पर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टैक्स लगाया था। तो उन्होंने कहा कि नमक से आप क्या कीजिए, टैक्स हटाइए। और क्या कहा कि बागान श्रमिकों की दशा, यानी हमारे यहाँ पे बहुत से दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, तो वहाँ पे चाय की बागानी की जाती थी, तो वहाँ पर जो हमारे मजदूर थे उनका बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने कहा कि बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी उन्होंने मांग की। सैन्य खर्च में कटौती क्यों, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाया था। उनका मानना था कि हम पूरे विश्व पर क्या करेंगे, राज करेंगे। तो वो क्या करते थे कि हमारे भारत के भी सेना को ले जाते थे और वहां पे युद्ध करवाते थे, और युद्ध में जितना खर्च होता था तो उस खर्च की पूर्ति के लिए हमारे भारतीयों पर क्या करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे, ताकि उस खर्च का क्या हो सके, पूर्ति हो सके। तो वही इन्होंने कहा कि जो हमारा सैन्य खर्च है उसको क्या कीजिए, कम कीजिए। इससे क्या होगा कि जो भारत की गरीबी है, आर्थिक पिछड़ापन है, बहुत हद तक सुधर जाएगा। तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या बात कहा, उसको एक बार आपको समझना चाहिए। पहला बात तो इन्होंने निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने कहा कि हमारे भारत से जो कच्चे माल ब्रिटेन में ले जाया जा रहा है और वहां पे तैयार माल को भारतीय बाजारों में भर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो पनपने का स्टार्ट ही के वो क्या हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारे भारत के गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कौन कारण है, तो ये ब्रिटिशर्स है। और इन्होंने क्या कहा, तो हमारे ब्रिटेन के जो भी लोग हैं जो कि भारत में ऑफिसर पद पर बैठे हैं, वह हमारे भारत का एक बड़ा सा धन का हिस्सा ब्रिटेन बेचते हैं। तो इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर जो हमारे उदारवादी चरण के जो और लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा, भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो उपाय सुझाया। ठीक है, कहा कि भारत में आप क्या कीजिए, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास कीजिए, और क्या कीजिए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। फिर इन्होंने कहा कि आप लोग भू राजस्व में कमी कीजिए और नमक कर का उन्मूलन कीजिए, और बागान श्रमिकों का क्या कीजिए, आप लोग दशा सुधारिए, और सैन्य खर्च पे क्या कीजिए, आप लोग कटौती कीजिए। तो ये बात हो गई इनका पहला योगदान। तो पहला योगदान क्या था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के आर्थिक नीतियों की आलोचना की। तो पहला योगदान आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं इनके दूसरे योगदान पर कि इनका दूसरा योगदान क्या था। तो इनका जो सेकंड योगदान था वो क्या था, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। अब जो बात है मैं आपको खुद बता रही हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारे भारत में कानून बनाने वाली संस्था है उनमें इन्होंने क्या कहा, सुधार करने की बात कहा। तो देखिए यहाँ पे आपके बुक में देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, एक बार पहले जो बुक में बात लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए आपके 1920 तक क्या था, आपके भारत में व्यवस्थापिकाओं का कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त था। यानी इनका क्या कहना है कि जब 1920 तक का हमारा समय आता है, 1920 का, तो उस समय तक जो हमारे भारतीय थे उनका कोई अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह हमारे जो व्यवस्थापिका है, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है, उनमें जाके वह बैठ सके 1920 तक। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पे 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके मतलब विषय में कुछ कदम उठाया जाता है, और हमारे विधान परिषद में क्या किया जाता है,
यानी केंद्रीय विधान परिषद में मतलब उसका विस्तार किया जाता है। और वहां पे क्या किया जाता है कि आपके 1861 में ब्रिटिशर्स को पहली बार महसूस हुआ कि हमारे भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1857 का वो विद्रोह देख चुके थे। तो इसलिए 1861 में उन्होंने क्या किया कि जो कानून बनाने वाली संस्था थी, यानी जो हमारे केंद्र की विधानसभा थी, उसमें उन्होंने 3 भारतीयों को क्या किया, नियुक्त किया। तो वो ऐसे 3 भारतीय थे जो कि क्या थे, हमारे अंग्रेजों के क्या थे, चाटुकार थे। वो जाके भी कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो 1861 तक तो ये हमारा कहानी रहता है। लेकिन होता क्या है, फिर आपका होता क्या है कि जो हमारे उदारवादी थे उन्होंने आपके 1892 से लेके नहीं 1885 से लेके 1892 तक, देखिए जो आपके उदारवादी चरण के जो भी लीडर्स थे उन्होंने 1885 से, यानी यहाँ पे लिख लीजिए 1885 से 1892 सॉरी, ठीक है, 1892 तक उन्होंने कुछ मांग किया, डिमांड्स किया। किससे? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे परिषदों का विस्तार कीजिए। सबसे पहले तो जो हमारी कानून बनाने वाली संस्था यानी जो विधान परिषद है उसका क्या कीजिए, विस्तार कीजिए। और क्या कहा, तथा इनमें भारतीयों की क्या हो, भागीदारी इसमें बढ़ाया जाए। और सेकंड बात इन्होंने क्या कहा कि परिषदों में सुधार, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है उसमें सुधार किया जाए। फिर क्या कहा इन्होंने, जैसे कैसा सुधार करना चाहिए, तो उनको क्या देना चाहिए, अधिक अधिकार देना चाहिए। जैसे आर्थिक विषयों पर उन्हें क्या हो, मतलब ज्यादा अधिकार दिया जाए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा, अब हमारा सेकंड आ जाता है, जो थर्ड इनका योगदान था वह क्या था, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि देखिए हमारे इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या दी जाए, स्वतंत्रता दिया जाए। यानी कोई व्यक्ति है, अगर आप ही लोग हो, अगर आपको भूख लगती है तो आप बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको बोलने से पहले आपकी मम्मी आती एक थप्पड़ देती है, क्या हुआ, तो आप तो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो वही हमारे जो तीसरे योगदान है इनका, इन्होंने कहा कि आपके नागरिक जो है उनको अधिकार दिया जाए कि उनके मन में जो विचार आ रहा है उस विचार को वह व्यक्त कर सके। तो वही बात बोलते हैं कि इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए तथा संगठन बनाने का अधिकार दिया जाए। उस समय पे हमारे यहाँ पे बहुत ऐसा हुआ करता था कि जैसे आप लोग कोई संगठन बनाते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो वही बात कहा उन्होंने। फिर उन्होंने क्या कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी क्या थे, मतलब ये भी बात इसमें सम्मिलित था। इन्होंने कहा कि जो प्रेस है उसे स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, आप उस पर बैन मत लगाइए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे उदारवादी एवं नरम पंथियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया जाए। और इन्होंने आंदोलन चलाने के लिए भी बात कही। तो इनका नागरिक सुरक्षा में क्या था, आपको समझ में आ गया कि इन्होंने नागरिकों के अधिकारों की बात की, जिसमें से अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया जाए, संगठन बनाने का अधिकार दिया जाए, ये बात इन्होंने कहा। इसी में जब नागरिक अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो उस समय पे जो हमारे आपके बाल गंगाधर तिलक थे और जो हमारे अन्य राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने क्या किया, इसका जब आंदोलन किया कि हमें क्या करना चाहिए, आप प्रेस की स्वतंत्रता दीजिए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। किसको, तो बाल गंगाधर तिलक और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को। तो वही कहा है आपसे, तो वही आपसे कहा है कि 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके विरुद्ध में, तो उन्होंने जब कहा कि आप प्रेस की स्वतंत्रता दीजिए, आप लोग क्या कीजिए, लोगों को अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति का अधिकार दीजिए, तो उसी बात पर ये भड़क जाते हैं और जो लोग ये बात डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही बात आपसे बोला गया। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, और इसमें बात बोला गया, मतलब क्या क्या योगदान है, बस आप लोग टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपके प्राथमिक शिक्षा और जो
आपकी तकनीकी शिक्षा होती है उस पर क्या कीजिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कीजिए, यानी जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है और जो हमारा टेक्नोलॉजी है उस पर क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप पैसा खर्च कीजिए। और इन्होंने क्या कहा, जो हमारा कल्याणकारी मुद्दा है जैसे आपका स्वास्थ्य है, स्वच्छता है इत्यादि पर क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। जैसे हमारे भारत में वहां पे उस समय पे क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा गंदगी के कारण हैजा ये सारी बीमारियां फैल रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा हेल्थ है और जो हमारा साफ सफाई है, स्वच्छता, उस पर क्या किया जाए, ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ताकि जो भारत में ये बहुत खतरनाक बीमारियां फैल रही है वह फैलने से मतलब रुक सके। तो यही बात इनका था। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कृषि पर जोर एवं सिंचाई सुविधाओं का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, यानी इरिगेशन फैसिलिटी को क्या किया जाए, थोड़ा सा अच्छा किया जाए, और जो हमारा एग्रीकल्चर है उससे भी अच्छा किया जाए। फिर इन्होंने क्या कहा कि कृषकों हेतु क्या किया जाए, कृषक बैंक की स्थापना किया जाए, ताकि जो हमारे फार्मर्स है यानी जो हमारे पीजेंट है देश के, वह क्या कर सके, इस बैंक से लोन ले सके। तो ये बात इन्होंने अपने मांग में रखा। और इन्होंने क्या कहा, अब इनके डिमांड को हम लोग टॉपिक मतलब कि ऐसे पॉइंट करके देख लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि हमारे भारत के बाहर हमारे अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में जो हमारे कार्यरत भारतीय मजदूर हैं उनकी दशा को आप लोग क्या कीजिए, सुधार कीजिए, यानी उनके दशा की सुधार की इन्होंने मांग की। और क्या कहा कि इनके साथ हो रहे अत्याचार एवं प्रजातीय उत्पीड़न को क्या कीजिए, रोकने का इन्होंने अपील की। यानी इनका कहना था कि जो हमारे भारत के व्यक्ति जो हमारे दूसरे देशों में जाके, साउथ अफ्रीका हो गया और हमारे और अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए, वहां पे जाके जो काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स क्या करें, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार पे कुछ विचार विमर्श करें। क्योंकि जो हमारे भारतीय हैं, भारत मतलब क्योंकि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, हमारे भारतीय हैं, और भारत पर अधिकार कौन कर रहा है, मतलब रूल कौन कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स है। तो आपका यह दायित्व बनता है कि हमारे भारत के बाहर लोगों पर जो काम कर रहे हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके अत्याचार पर कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो उनके अत्याचार को कम करने के लिए इन्होंने भी क्या की, मांग की। तो इनके मांग को हमने क्या किया, लगभग मतलब देख ही लिया कि इन्होंने, इनका योगदान क्या रहता है। और इन्होंने क्या किया, एक आपके प्रशासनिक सुधार के लिए भी मांग किया। तो उस प्रशासनिक सुधार में क्या किया, आपके बातें मतलब क्या क्या बातें शामिल थी, तो उसमें क्या क्या बातें शामिल थी। तो पहला इन्होंने बात क्या किया कि हमारे सरकारी सेवाओं का क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए। यानी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारी सरकारी सेवाएं हैं, यानी जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है, उस पर क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को ही क्या किया जाए, मतलब जॉब दिया जाए। फिर सेकंड बात क्या कहते हैं इन्होंने, इन्होंने क्या कहा कि न्यायपालिका को क्या किया जाए, कार्यपालिका से अलग किया जाए। यानी जो हमारी कार्यपालिका है जो कि लागू कर रही है, किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रही है, और अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग न्यायपालिका में जाते हैं, यानी न्यायालय में जाते हैं। तो जो न्याय देने वाली संस्था है वो भी क्या है, हमारे इसी के लोग उसमें भी जाके बैठे हैं। यानी एक ऐसा बात हो जाता है कि आप एग्जाम देने वाले भी आप ही हो और कॉपी चेक करने वाले भी आप ही हो जाते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस बनता है कि जो हमारी कार्यपालिका है वही किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर रही है, और कुछ गलत होता है तो जब हम लोग न्यायपालिका में जाते हैं तो वहीं पर इसी के लोग बैठे हैं। तो इसलिए हमारे भारत के जो हमारे उदारवादी चरण के जो भी लीडर्स थे, उनका कहना था कि हमारे न्यायपालिका को क्या किया जाए, अपने कार्यपालिका से पृथककरण यानी अलग अलग कर देना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो पक्षपातपूर्ण, भ्रष्ट नौकरशाही तथा हमारी जो लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली है उसे क्या किया जाए, मतलब उसकी इन्होंने आलोचना किया। मतलब कि खर्चीली न्यायिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि उस समय पे जो न्याय देने वाली संस्था थी, अगर किसी को न्याय अगर मतलब लेना भी है तो उस समय इतना ज्यादा पैसा उसमें लगता था कि कोई न्याय मतलब लेने से डरता था, ठीक है। तो वही लोग बोल रहे हैं कि जो खर्चीली हमारी न्यायिक प्रणाली है उसकी इन्होंने आलोचना किया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारे ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की इन्होंने आलोचना किया। जैसे कैसा आक्रामक नीति, जैसे ब्रिटिशर्स, आपको पता ही था कि हमारे आसपास के जितने भी वर्मा हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर क्या करते जा रहे थे, कब्जा करते जा रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, कब्जा करने में तो खर्च लगेगा ही, सेना के लिए भी पैसा लगता था। तो उसी का इन्होंने क्या किया, आलोचना किया कि ब्रिटिश सरकार की जो आक्रामक विदेश नीति है उसकी इन्होंने आलोचना किया। तो ये कुछ इनके योगदान हो जाते हैं, जिनके योगदानों को हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब आपका ये जो चैप्टर है
वह लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, थोड़ा सा ये जो आपका पीपीटी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा हो गया, नहीं तो हम आपके बुक में जो भी बातें लिखी है लगभग मैंने उसे करा दिया है कि हमारे राष्ट्रवादियों के योगदान क्या थे, उनके योगदान को हमने बताया, फिर सेफ्टी वॉल की अवधारणा को बताया, फिर हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उसके बारे में भी हमने बताया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इसका रिविजन कीजिएगा, थोड़ा सा ये टॉपिक है जो इधर इधर उधर हो गया है, लेकिन जब आप लोग एक बार स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ते हैं, जो हमारा बुक है हमने इसी को फॉलो किया है, तो आप लोग भी इसी को फॉलो करते होंगे, तो आप लोग इसे पढ़िएगा और आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आएगी हम इसका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो फिर उसको करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।